हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ग्रेड मैथमेटिक्स। मेरे चैनल ग्रेड मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं डियर क्लास 12th अकाउंट्स के बारे में, ठीक है। और इसमें भी हम पढ़ने वाले हैं आज क्लास 12th में वॉल्यूम सेकेंड, जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स। क्या नाम है डियर? कंपनी अकाउंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कंपनी अकाउंट में जो भी पढ़ोगे डियर, बेसिकली वहाँ पे आप जर्नल एंट्री के बारे में ज़्यादा पढ़ोगे। लेकिन जर्नल एंट्री करने से पहले मैं थोड़ा सा कंपनी की डेफिनेशन के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। कंपनी होती क्या चीज़ है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं हम, ठीक है ना। थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कुछ नोट्स प्रिपेयर करे हुए हैं, क्योंकि थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर आपको बात कहूँगा, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस के पैटर्न चेंज होने से, एमसीक्यू आने से आपको थ्योरी भी पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इसलिए हम थोड़ा सा थ्योरी के बारे में बात करेंगे। आज हमारी क्लास फर्स्ट रहेगी इस चैप्टर की। चैप्टर नंबर 9 है कंपनी अकाउंट, जिसको हम अकाउंटिंग फॉर शेयर्स कैपिटल के नाम से जानते हैं, या फिर इसे आप कह सकते हैं इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल। इन दोनों नाम से हम इनको जानते हैं, यानी कि अकाउंटिंग फॉर शेयर्स कैपिटल या फिर इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल। तो कंपनी की जो डेफिनेशन है डियर, सीधी सीधी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि कंपनी क्या होती है। अ कंपनी और अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन एंटिटी एस्टैब्लिश्ड बाय अ प्रोसेस ऑफ लॉ फॉर द अंडरटेकिंग यूजुअली अ बिजनेस वेंचर। सीधी सी बात अगर मैं कहूँ कि भाई देखो, कंपनी को आप जॉइंट स्टॉक कंपनी कह लो, कोई गलत बात नहीं है। दोनों आप कह सकते हो, कंपनी भी कह सकते हो इसे और जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कह सकते हो। ये आपकी टीएस अग्रवाल की जो बुक है उसके अंदर डेफिनेशन में भी ये चीज़ें बोली गई है, ठीक है डियर। और ये एक तरह की एंटिटी होती है। एंटिटी क्या मतलब क्या होता है डियर? एंटिटी के बारे में अगर बात करते हैं तो एंटिटी एक तरह सा बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है, जहाँ पे जो बिजनेस एक्टिविटीज़ की जाती है जहाँ पे, उसको हम एक तरह की एंटिटी बोलते हैं। बिजनेस एंटिटी भी कह सकते हैं उसे, ठीक है। और ये जो कंपनी होती है, ये प्रोसेस किसके प्रोसेस में होती है? लॉ के प्रोसेस में होती है। सीधी सी बात ये कहूँ कि बिजनेस, अगर आपको कंपनी में बिजनेस करना है तो आपको बिजनेस को रजिस्टर कराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ेगा। और वो रजिस्टर किसके अकॉर्डिंग होता है? लॉ के प्रोसेस से होता है, ठीक है ना। कानूनी तौर पे लीगलाइज होता है। ये चीज़ें याद रखिएगा। जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ था प्रोप्राइटरशिप, तो प्रोप्राइटरशिप को आप चाहे रजिस्टर कराओ या ना कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। आपने 12th क्लास में पार्टनरशिप पढ़ा, तो पार्टनरशिप में भी यही चीज़ें बोली गई थी कि पार्टनरशिप में कंपलसरी नहीं है कि आप उसे रजिस्टर ही कराओ। लेकिन कंपनी के अंदर आपको कंपलसरी हो जाता है कि आपको रजिस्टर कराना पड़ जाएगी कंपनी। आपने देखा होगा कंपनियों के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लिखा होता है। समझ रहे बात रहे हो? तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया कि कंपनी की ये डेफिनेशन है। और कंपनी होती क्या है? जहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, सीधी सी बात है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। नहीं, अगर कम प्रॉफिट कमाना है तो आप प्रोप्राइटरशिप कर लो, अपना सिंगल बिजनेस चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर थोड़ा और भी प्रॉफिट कमाना है तो आप पार्टनरशिप कर लीजिए, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप की बात हम पार्टनरशिप में करेंगे, और प्रोप्राइटरशिप तो आपने 11th क्लास में पढ़ाई है। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सिर्फ कंपनी अकाउंट्स के बारे में, और कंपनी अकाउंट्स की जो थोड़े बहुत डिटेल्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और आगे थोड़ा सा एक चीज़ और बताई गई है कि अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एग्जिस्टिंग इन द आइज ऑफ लॉ एंड रिस्निक फ्रॉम इट्स मेंबर। देखो, बड़ी प्यारी सी बात बोली है कि कंपनी एक तरह से, डियर जानते हो क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक तरह का आर्टिफिशियल पर्सन है, और वो एग्जिस्ट करता है आइज ऑफ लॉ के आइज पे एग्जिस्ट करता है। सीधी सी बात है कि लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी चलती है। और एक बड़ी प्यारी बात इसने ये बोली कि जो कंपनी होती है अपने मेंबर से बिल्कुल अलग होती है, अपने मेंबर से बिल्कुल अलग तरह की एग्जिस्ट रखती है। बात समझ में आ गई? तो कंपनी में अगर मैं बात करूं तो कंपनी में एक शेयर होता है। देखो, इट हैज़ अ शेयर कैपिटल। कंपनी का अपना एक शेयर्स कैपिटल होता है, और शेयर्स कैपिटल के बारे में आगे चल के बताऊंगा आपको। कंपनी का क्या होता है? एक शेयर्स कैपिटल होता है। उस शेयर्स कैपिटल से आपको क्या मिलता है भाई? डिविडेंड। डिविडेंड जानते हो क्या? डिविडेंड इनटू शेयर, यानी कि शेयर जो होते हैं वो डिविडेंड में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। सीधी सी बात है, डिविडेंड एक प्रॉफिट का पार्ट होता है। इसके बारे में भी आप आगे चल के आपको बात करेंगे, ठीक है। और द ओनर ऑफ विच आर नोन एज अ मेंबर और अ शेयर होल्डर, यानी कि कंपनी के जो मालिक होते हैं या कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम शेयर होल्डर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं डियर? शेयर होल्डर के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कंपनी की डेफिनेशन। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है, मैं हमेशा कुछ जो चीज़ें बच्चे कई बार नहीं याद कर पाते हैं उसको मैं अटेंशन प्लीज़ में लिख देता हूँ। इसके लिखने का मेरा
मतलब ये है कि डियर आप अभी मैंने कहा था कि आपको थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको कई बार ये सारी चीज़ें पूछ दी जाती है। तो मैं यहाँ पे छोटी छोटी मगर मोटी बातें एक तरह से बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे दे रखा है इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ अ मेंबर हैज़ अ नो इफेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द कंपनी। यानी कि सीधी सी बात, अगर कंपनी का कोई मेंबर है, कंपनी का कोई शेयर होल्डर है, अगर वो सॉल्वेंस हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, बेचारा भगवान को प्यारा हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि कंपनी के लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कंपनी चलती रहेगी। सीधी सी बात ये कहूँ कि कंपनी के मालिक बदलते रहेंगे, कंपनी के मेंबर्स बदलते रहेंगे, ठीक है ना, कंपनी के शेयर होल्डर्स बदलते रहेंगे, लेकिन कंपनी वहीं रहेगी, कंपनी के ऊपर कोई फैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है सॉल्वेंसी और एक वर्ड आया यहाँ पे डेथ। तो सॉल्वेंसी का मतलब डियर पता है, सॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालिया हो जाना। यानी कि मान लीजिए कि कंपनी का कोई मेंबर्स है, वो दिवालिया हो जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। अब वो कहता है कि भाई मैं कंपनी में शेयर होल्डर नहीं रह सकता क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तो ठीक है भाई, तू मत रह, कोई दिक्कत नहीं, तेरे शेयर को हम किसी और को दे देंगे, बात खत्म। क्या उसके कंपनी छोड़ देने से कंपनी पे कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं ना, उसके शेयर कोई और ले लिया, उसके शेयर को किसी और को बेच दिया गया और किसी और ने खरीद लिया उसके। या फिर डेथ हो जाए उस मेंबर्स की, बेचारा भगवान को प्यारा हो जाता है, तो उसके शेयर को या तो उसके फैमिली वालों को दे दिया जाता है, अगर फैमिली वाले लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके भी शेयर को किसी और को अलॉट कर दिया जाता है, किसी और को सोल्ड आउट कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि कभी भी कंपनी का कोई भी मेंबर या कोई भी शेयर होल्डर या सॉल्वेंसी हो जाता है या फिर वो डेथ कर जाता है, तो उस केस में कंपनी की लाइफ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। उम्मीद करता हूं डियर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट में इन्होंने ये कहा है, देखिए दूसरे पॉइंट में कहा है कि अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी सेक्शन 220 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है डियर बनाया गया। क्या होता है? बनाया गया। यानी कि अभी जो हम बात करते हैं कंपनी को रजिस्टर्ड करने की बात, तो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होती है। ये कोई ज़रूरी है कि अगर 2013 के अकॉर्डिंग किसी कंपनी को रजिस्टर किया गया तो वही कंपनी कहलाएगी, ऐसा नहीं है। 2013 से पहले भी अगर कोई एक्ट रहा होगा, जैसे हम 2013 से पहले 1956 पढ़ते थे, कंपनी एक्ट 1956 पढ़ते थे, तो वहाँ भी अगर कोई कंपनी रजिस्टर रही होगी तो आज वो भी कंपनी ही कहलाएगी। यही नहीं कि अगर 1956 से पहले भी कोई एक्ट रहा होगा, उस एक्ट के तहत अगर कोई कंपनी रजिस्टर की गई होगी तो भी आज वो कंपनी ही कहलाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2013 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो कंपनी रजिस्टर हुई है उसी को हम कंपनी कहेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे दिया गया कि अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी सेक्शन 220 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया, समझ गए। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि शेयर्स, अभी बात आई थी शेयर्स के बारे में, तो शेयर्स को कैसे हम पहचानते हैं। देखो डियर, मान लीजिए एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको, शेयर्स के बारे में यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा पूरा। तो देखिए मैंने कहा कि मान लीजिए एक पीस ऑफ लैंड है, क्या है ये? पीस ऑफ लैंड है, और आप इस लैंड को बेचना चाहते हो 10 लाख रुपए में। क्या करना चाहते हो? इस लैंड को 10 लाख रुपए में बेचना चाहते हो। तो आपने क्या किया, इस लैंड के कुछ पीस कर दिए, टुकड़े कर दिए, और उस टुकड़े में एक टुकड़े की कीमत जो आपने 100 रुपये रखी, यानी एक टुकड़े की जो फेस वैल्यू रखी है वो आपने 100 रुपये रखी। तो यानी कि कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको 10 लाख रुपये यहाँ से लेने हैं तो आप 100 रुपये का एक टुकड़ा दे रहे हो, तो कितने शेयर टोटल बन जाएंगे, यानी कि कितने टुकड़े बन जाएंगे। तो ये जो टुकड़े बनेंगे ना डियर, इनको हम कहते हैं शेयर। क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं शेयर। बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कुछ है, उसके बारे में मैं आपको बात कर लेता हूँ तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा शेयर्स के बारे में। मान लीजिए कि नंबर ऑफ शेयर्स, अभी मैंने बात किया था कि भाई हमें इस जमीन से, यानी इस पीस ऑफ लैंड से 10 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं और 100 रुपये की एक टुकड़ा है, तो कितने टुकड़े बनेंगे जिससे हमें 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएं। तो उनको मैंने बोला ये जो टुकड़े हैं इनको हम क्या कहते हैं? शेयर्स कहते हैं। तो इन शेयर्स को निकालने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है डियर? देखिए यहाँ पे मैंने दिया, मान लीजिए कि जीएम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो वो 10 लाख रुपये उसने पीस ऑफ लैंड से इकट्ठे करने हैं, तो उसको टुकड़ों में बांटा, तो एक टुकड़े की फेस वैल्यू 100 रुपीज़ रखी है।
कितनी रखी है? एक टुकड़े की जो फेस वैल्यू है उसने 100 रुपये रखी है। तो टोटल नंबर ऑफ टुकड़ा या टोटल नंबर ऑफ, मैंने कहा था ना उस टुकड़े को शेयर बोलिए, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? तो 10 लाख रुपए जो आपकी पूरी वैल्यू थी उसको फेस वैल्यू से डिवाइड करा देंगे। तो देखिए यहाँ पे 20 और 20 से 20 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 10,000, यानी कि टोटल 10,000 शेयर बनेंगे। कितने शेयर बनेंगे? टोटल 10,000 शेयर्स बनेंगे। या 10,000 शेयर्स को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके टोटल 10 लाख रुपए तैयार हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा डियर। चलिए आगे बात करते हैं जरा। देखिए मैंने कहा यहाँ पे कि भाई जीएम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर एट द रेट 100 इज, यानी कि 10,000 जो शेयर थे उसको क्या कर दिया उन्होंने? 100 रुपये के हिसाब से बेचना है उन्हें, 100 रुपये के हिसाब से उन्हें देना है। अब भाई जितना भी आपको शेयर चाहिए, जितने भी आपको टुकड़े चाहिए आप ले जाइए 100 रुपये के हिसाब से। अगर 5 टुकड़े चाहिए ले 500 रुपये ले जाइए, आपको 10 चाहिए 1,000 लाइए ले जाइए। समझ में बात आ रही है ना? तो आप जितने शेयर लोगे 100 रुपये के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया। अब बात आती है कि ये 100 रुपया है क्या? इससे पहले ही मैंने बोला था कि फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू को समझते हैं कि फेस वैल्यू होता क्या है। देखिए मैंने कहा कि फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, जीएम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 10,000 शेयर एट द रेट 100 रुपीज, तो ये जो 100 रुपीज होता है डियर, इसको हम कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं इसे? इसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे मार्केट प्राइस के बारे में कि मार्केट प्राइस क्या होता है डियर? मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, इसको हम कहते हैं इट इज अ करेंट प्राइस ऑफ शेयर इन मार्केट एट विच शेयर आर परचेज एंड सोल्ड। यानी कि एक तरह का एक करेंट प्राइस होता है जो मार्केट में, ठीक है ना, जो मार्केट में परचेज और सोल्ड किया जाता है, खरीदा और बेचा जाता है, वो होता है हमारा मार्केट प्राइस। क्या होता है डियर? मार्केट प्राइस। ठीक है ना, इसको थोड़ा और डिटेल में बताते हैं आपको कि मार्केट प्राइस होता है क्या। देखिए मैंने यहां पे एग्जांपल लिया था कि सपोज मैंने कहा था कि जीएम प्राइवेट लिमिटेड के पास 10,000 शेयर थे एट द रेट 100 रुपीज, तो 100 रुपीज क्या डियर बताया था मैंने? फेस वैल्यू बताई थी। क्या बताई थी? 100 रुपीज दो था, वो फेस वैल्यू था। ठीक है, अब उसी 10,000 शेयर्स को कंपनी ने क्या किया कि इशू 10,000 शेयर एट द रेट 140 रुपीज। तो ये जो 140 रुपीज दिख रही है ये आपका मार्केट वैल्यू प्राइस है। इसको कहते हैं मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू प्राइस भी आप कह सकते हैं इसे। समझ में आया? ठीक है ना। तो अब कहोगे सर शेयर्स होते क्या, शेयर के बारे में समझ में नहीं आया। तो डियर देखो, ये जो शेयर्स होते हैं ना, शेयर्स को आपने स्टॉक एक्सचेंज के तहत आप इसको समझ सकते हो। स्टॉक मार्केट बारे में सुना ही होगा आपने, 12th के स्टूडेंट हो और कॉमर्स फील्ड के स्टूडेंट हो तो इतना तो आपको पता ही होगा कि शेयर मार्केट होती क्या है। और आज के दौर में तो शेयर मार्केट सबको पता है, बच्चे बच्चे को भी पता होता है कि शेयर मार्केट होती क्या है। ठीक है ना, आपने निफ्टी के बारे में सुना होगा, आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना होगा। ठीक है ना, तो शेयर स्टॉक में क्या होता है कि घटता बढ़ता रहता है। तो वो चीज़ें आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने को मिल जाएंगी, वो चीज़ें आपको बिजनेस में भी पढ़ने को मिल जाएंगी। बिजनेस में आपका 12th क्लास का जो बिजनेस है, बिजनेस स्टडी है, उसके अंदर एक चैप्टर स्टॉक एक्सचेंज, उसमें आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम बात करने वाले हैं सिर्फ कंपनी के बारे में, और कंपनी चैप्टर में जो हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि मैंने कहा ना प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें याद रखिए। ठीक है, तो अभी मैं पूरा थ्योरी नहीं करा रहा हूँ, मैं भी अभी प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ प्रैक्टिकल पे चल रहा हूँ। लेकिन प्रैक्टिकल से पहले कुछ थोड़ी बहुत थ्योरी थी जो मुझे बतानी थी आपको, वो मैं बता रहा हूँ। थ्योरी का मेरा एक अलग से वीडियो आएगी, उसमें देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में आपको थ्योरी बताऊँगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कि कंपनी ने जो फेस वैल्यू रखी थी 100 रुपये, वो कंपनी उस फेस वैल्यू को कैसे लेती है लोगों से, यानी कि वो फेस वैल्यू जो 100 रुपीज़ है उसको कंपनी कैसे शेयर होल्डरों से लेती है, जो भी शेयर लेना चाहता है उसको कैसे लेती है। तो देखो कंपनी क्या करती है कि भाई आप 100 रुपीज़ मुझे इकट्ठा मत दीजिए, आप मुझे एप्लीकेशन पे 20 रुपये दे दीजिए, आप मुझे अलॉटमेंट पे 30 रुपीज़ दे दीजिए, आप मुझे फर्स्ट कॉल पे 10 रुपये दे दीजिए, आप मुझे सेकंड कॉल पे 15 रुपये दे दीजिए, और फाइनल कॉल पे 25 रुपये यानी कि बैलेंस दे दीजिए। समझ गए ना। तो कंपनी जो 100 रुपीज़ है, देखिए 100 सबका सम 100 हो रहा है, तो कंपनी जो होती है 100 रुपीज़ इस तरह से लेती है लोगों से। तो एक चीज़ हमेशा यहाँ पे और याद रखिएगा डियर, एप्लीकेशन से लेके फर्स्ट कॉल, यानी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल को हम कॉल्ड अप मनी कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? कॉल्ड अप मनी कहते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। समझ गए? चलिए आगे जरा बात करते हैं। यहाँ पे कई बार क्या होता है डियर कि वन टाइम वन शॉट और वन क्लिक पे भी पैसा हो जाता है, यानी जिसको हम लमसम बोलते हैं कि चलो भाई आप सारे शेयर लिए, आपने 10 शेयर लिए, 10 शेयर के पैसे इकट्ठे दे दिए, सारे दे दिए, एप्लीकेशन के पैसे दे दिए, अलॉटमेंट के पैसे दिए, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के सबके पैसे इकट्ठे दे दिए, उसको हम कहते हैं वन टाइम वन शॉट या वन क्लिक, यानी लमसम भी बोल सकते हैं हमें। समझ गए? तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
अब बात करेंगे हम कैपिटल्स के बारे में। तो कैपिटल क्या होती है डियर? देखो कैपिटल हम यहाँ पे पढ़ने वाले 3 तरह की कैपिटल। कौन सी 3 तरह की कैपिटल पढ़ने वाले हैं? पहली है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कौन सी थी डियर? कि 10,000 शेयर एट द रेट 100 इच। 10,000 शेयर एट द रेट 100 इच। बात समझ रहे हो? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे कि ऑथराइज कैपिटल, क्या बोला डियर? यहाँ पे मैंने कहा ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल में बोला था कि 10,000 शेयर एट द रेट 100 इच। तो यानी कि भाई सीधी सी बात है, 10,000 जो शेयर हैं उनको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपके क्या बन जाएंगे? टोटल 10 लैक्स। कितने बन गए? 10 लैक्स। तो ये आपके ऑथराइज कैपिटल थे, जो मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि एक पीस ऑफ लैंड था, उससे आप 10 लाख रुपए इकट्ठा करना चाहते थे, तो वो उसको कितने टुकड़ों में बांटोगे? वो टुकड़ा लाइक शेयर था एक, समझ गए ना? क्या था वो? एक शेयर था। और शेयर जो होता है ना, वो कोई फिजिकली चीज नहीं होती है डियर, वो एक तरह का एविडेंस होता है, कागज का टुकड़ा। ऐसा ही एक कागज का टुकड़ा होता है जिसपे लिखा होता है कि आपने इतने शेयर लिए, इतने रुपए के हिसाब से, इतनी फेस वैल्यू के हिसाब से, समझ गए? एक एविडेंस होता है, क्योंकि लैंड तो फिजिकली है ना, उसको उठा के घर थोड़ी ना लेके जाओगे। आपके पास वो कागज का जो टुकड़ा होता है वो बताता है कि हाँ आपने इस कंपनी के इतने शेयर ले रखे हैं। बात समझ में आया? तो पहला क्या था? ऑथराइज कैपिटल। अब आता है दूसरा। दूसरा होता है हमारा इशूज कैपिटल। क्या होता है डियर? इशू कैपिटल। अब मान लीजिए इशू कैपिटल के बारे में अगर बात करता हूं, तो मान लीजिए कि भाई 10,000 शेयर तो आपके पास थे ही, ये ऑथराइज कैपिटल थे, ठीक है ना? और इशू कैपिटल के बारे में मैंने कहा कि भाई 7,000 शेयर एट द रेट 100 इच, ठीक है ना? यानी कि 7,000 शेयर क्या है? 100 के हिसाब से। तो सीधी सी बात है भाई, देखो 7 1 जा 7, यानी कि 3 और यहाँ पे देखो 7 लाख कितने बन गए? तो 7 लाख जो हो गए वो आपके इशू कैपिटल हो गए। क्या हो गए? 7 लाख आपके क्या हो गए? इशू कैपिटल हो गए। तो समझ में आ गया आप लोगों को? उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया। तो कैपिटल कितने तरह के होते हैं डियर? 3 तरह के होता है। पहला होता है ऑथराइज कैपिटल, और ऑथराइज कैपिटल के बाद आता है इशू कैपिटल, उसके बाद होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या होता है डियर? देखिए यहां पे दिया हमारे पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बारे में अगर मैं बात करता हूं कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है, तो देखो सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो होता है वो 2 तरह के होते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, एक ओवर सब्सक्राइब, एक होता है अंडर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि आपने इशू किए 7,000 शेयर इशू किए थे, कितने? 7,000 शेयर इशू किए थे 100 के शेयर, लेकिन आपके पास आ कितने गए? 8,500, यानी कि आपके पास 8500 शेयर आ गए, तो यानी कि आपके ओवर हो गए, ठीक है? और अगर अंडर की बात करता हूं, आपने इशू किए थे 7,000 और आपके पास आ रहे हैं 6,000 शेयर, यानी कि आप यहाँ पे अंडर सब्सक्राइब में रह गए, ठीक है ना? तो इनके बारे में हम ओवर सब्सक्राइब और अंडर सब्सक्राइब के बारे में आगे चल के बात करूंगा कि अगर आपका ओवर ज़्यादा हो जाता है, भाई ज़्यादा आपके पास शेयर्स आ जाते हैं, तो क्या करना होता है? मतलब कुछ जो शेयर होते हैं उनको एडजस्ट करना पड़ता है, कुछ शेयर को आपको रिजेक्ट करना पड़ता है। तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन में बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो, किस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, समझ गए? वैसे ही अंडर वाला केस भी आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है डियर? अब बात आती है यहाँ पे कि भाई टाइप्स ऑफ शेयर्स, शेयर कितने तरह के होते हैं? तो डियर शेयर 2 तरह के होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर, शेयर को इक्विटी के नाम से जाना जाता है, ये दिख रहा है ना, इक्विटी के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आया? और एक होता है 9% प्रेफरेंस शेयर। ये जो 9% दिख रहा है ना डियर, ये जो 9% दिख रहा है, ये कोई 9% नहीं है कि भाई अगर मान लीजिए कि 10,000 शेयर दे रखा है उसको 9% निकालने बैठ जाए, ऐसा नहीं है। ये 9% एक तरह का नाम होता है, जैसे शेयर इक्विटी था वैसे ही ये 9% प्रेफरेंस शेयर पूरा एक नाम है। इस शेयर का जो नाम है वो 9% प्रेफरेंस शेयर है, लाइक एक तरह का नाम है। कोई 9% शेयर के निकालने में बैठ जाना आप लोग, समझ गए ना? तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब बात आती है यहाँ पे कि भाई आप यहाँ पे जब शेयर्स को इशू कैसे करते हो, ठीक है ना? शेयर को किस बेस पे इशू करते हो? तो शेयर को इशू करने के 3 तरीके होते हैं डियर। मैंने कहा कि अगर मेरे पास फेस वैल्यू मान लीजिए 10 रुपये का है, मान लीजिए कि एक शेयर की जो फेस वैल्यू वो 10 रुपये है, तो उस 10 रुपये उस शेयर को किस तरह से आप मतलब इशू करते हो? तो देखो इशू करने के 3 तरीके, एक होता है एट अ पार, एक होता है एट अ प्रीमियम, एक होता है एट अ डिस्काउंट। पार का मतलब जितना फेस वैल्यू उतने पे ही दे देना। प्रीमियम का मतलब होता है जितना आपका फेस वैल्यू उससे 2 3 4 रुपये जितना भी बढ़ा के आप बेच सकते हो शेयर को,
ठीक है ना। जैसे मैंने अभी पीछे मार्केट के बारे में बताया था कि मार्केट आपने शेयर 100 रुपये का शेयर था, आपने 140 रुपये का शेयर बेचा, यानी कि 40 रुपये आपका क्या हो गया, प्रीमियम बन गया था। तो प्रीमियम जब भी आता है डियर आपको प्रॉफिट दे के जाता है, समझ गए। प्रीमियम जब भी आएगा आपको प्रॉफिट दे के जाएगा, ठीक है। और एक होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा आपको लॉस दे के जाएगा। तो डिस्काउंट का मतलब 10 रुपये का अगर फेस वैल्यू आप 8 रुपये में बेचे तो 2 रुपये आपका क्या चला गया, डिस्काउंट चला गया। तो कंपनी एक 2013 कहता है कि जो डिस्काउंट का टॉपिक है वो कटा हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डिस्काउंट का वाला भी टॉपिक बताऊंगा क्योंकि जरूरी है, समझ रहे हो ना बात। तो मैंने कहा कि कैपिटल यानी कि जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स को हम कितने तरह से इशू कर सकते हैं। तो इस शेयर को हम 3 तरह के इशू करते हैं, एट अ पार, एट अ प्रीमियम और एट अ डिस्काउंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब डियर बात होती है, सबसे बड़ी जो बात होती है, सबसे मेन जो बात है वो है जर्नल एंट्री का, ठीक है ना। यहाँ पे बैलेंस शीट भी बनाना सिखाएंगे, लेकिन अभी बैलेंस शीट आपको नहीं बनाना सिखाऊंगा, बैलेंस शीट आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखाऊंगा। अभी आपको सिर्फ जर्नल एंट्री के बारे में सीखना है कि जर्नल एंट्री कैसे करनी है, समझ गए ना। इशू ऑफ शेयर्स जो होंगे उनकी जर्नल एंट्री कैसे प्रिपेयर करनी है। तो उसके लिए मैं पहले से ही कुछ तैयार कर रखा हूँ। अभी तो मैं आपको यहाँ पे फॉर्मेट बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन कराऊंगा तो करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि अभी ये थ्योरी का पार्ट है, इसलिए आप लोगों को मैंने पहले से ही एक तरह से बना के रखा है, मैंने बना के रखा हुआ है फॉर्मेट, क्योंकि थोड़ा सा जो वीडियो की लेंथ है वो कम पड़े, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिए जर्नल एंट्री आपने 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो डियर। तो जर्नल एंट्री आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, एक पूरा चैप्टर ही पढ़ा है जर्नल एंट्री के बारे में। बड़ा मजे आते हैं यहाँ पे जर्नल एंट्री करने में, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको आती है तो, अगर नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, नंबर यहीं पे कट जाते हैं आपके। तो जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले तो कॉलम में आपको डेट, दूसरे कॉलम में आपका पार्टिकुलर होता है, तीसरे में लेजर फोलियो होता है, फिर एक डेबिट बैलेंस होता है और एक क्रेडिट बैलेंस का कॉलम होता है। यानी कि टोटल 1 2 3 4 5 मतलब 5 कॉलम बनते हैं जर्नल एंट्री के लिए, ठीक है। तो अब जब हम शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स की जब जर्नल एंट्री करने बैठते हैं तो डियर उस जर्नल एंट्री को कैसे करना है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो जर्नल एंट्री करने के लिए अभी मैंने जो आपको पीछे यहाँ पे बताई हुई थी, यहाँ पे ठीक है ना, बताया हुआ था फेस वैल्यू, दिख रहा है यहाँ पे जो फेस वैल्यू आपका एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल, इन्हीं की जर्नल एंट्री करनी है हमें। हर जो भी आपके पास जो दिख रहे हैं ना ये, इनके हर के डबल एंट्री होंगी, एक ड्यू और एक रिसिप्ट की एंट्री होगी, समझ गए। अगर यहाँ पे 5 है तो यानी कि टोटल 10 एंट्रियाँ होंगी, अगर यहाँ पे 2 है तो आपके टोटल 4 एंट्रियाँ होंगी, अगर आपके 3 है तो टोटल 6 एंट्रियाँ होंगी। यानी कि इनके हिसाब से हर एक के आपको डबल एंट्री करनी पड़ेगी, समझ गए। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन की करते हैं। तो एप्लीकेशन की एंट्री कैसे करनी है डियर। एप्लीकेशन में सबसे पहले आप करोगे फॉर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट की, यानी कि सीधी सी बात है, जब आप मार्केट में शेयर्स को इशू करते हो तो लोग आपके शेयर्स खरीदते हैं, तो कैसे खरीदेंगे, पैसे देंगे तभी तो लेंगे ना। तो पैसे जब देते हैं तो वो हमारे पास आता है, तो पैसा हमारे पास आता है, या तो देखो चेक से होता है सारा काम, बैंक के थ्रू होता है सारा काम। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री बनती है, पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। क्या होता है, जब आप एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रहे होते हैं डियर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। और यहाँ पे जो होता है, यानी कि ये जो डेट होती है, डेट ऑफ रिसिप्ट की, एप्लीकेशन रिसीव की, जो अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो तो उसकी डेट होती है, कई बार डेट दिया होता है तो आप डेट भी लिखिए, समझ गए। तो इसकी पहली एप्लीकेशन की पहली एंट्री होगी जब आपने मनी रिसीव किया, ठीक है ना। और दूसरी एंट्री इसकी ये बनती है कि एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी इसकी दूसरी एंट्री जो होती है कि आप जो एप्लीकेशन मनी को जो ट्रांसफर करते हो वो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करोगे ये देखते हैं। देखिए यहां पे दिया हुआ है कि भाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। देखो डियर यहाँ पे मेन एंट्री ये 2 है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है, अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल 2 तरह के होते हैं, एक होता है हमारा अंडर और एक होता है मेरा ओवर। तो अगर ओवर हो जाता है तो क्या करते हैं, कुछ को हम एडजस्ट कर लेते हैं शेयर को, उसको शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पे हम एडजस्ट करके दिखाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ एडजस्ट करके। और जो कुछ अगर शेयर होल्डर कहता है कि नहीं मुझे रिजेक्ट करके दे दीजिए, मेरे शेयर वापस कर दीजिए, तो उसको बैंक अकाउंट से यहाँ पे रिजेक्ट करके दिखाते हैं। यहाँ पे अगर आपको समझ में आएगा तो आगे जर्नल एंट्री जब कराऊंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन फॉर्मेट यही रहता है, ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये डेट होती है जब आप शेयर कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे होते हो। समझ रहे हो बात, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो पहली एंट्री एप्लीकेशन की थी जो हमने कर लिया। अब आती है सेकेंड एंट्री।
सेकेंड एंट्री किसकी है डियर? सेकेंड एंट्री होती है अलॉटमेंट की। तो सबसे पहले अलॉटमेंट पे क्या करते हैं? फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, मैंने कहा ना पहले ड्यू की बाद में रिसिप्ट की। तो यहाँ पे फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री, ये डेट ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि जब फॉर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करते हो तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हो। क्या करते हैं डियर? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो अलॉटमेंट की पहली एंट्री होगी। और हाँ, बात यहाँ पे आ रही है कि नरेशन सर नहीं बता रहे हो, नरेशन में कुछ नहीं लिखना डियर। जो मैं आपको हेडिंग ऊपर डालता हूँ ना, ये जो हेडिंग डालता हूँ, हर किसी का जो हेडिंग डालता हूँ ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन रिसीव कर रहे थे तो इसमें भी हेडिंग मैंने डाला था ना, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, यही आप नरेशन में लिख सकते हो, या आप यहाँ पे लिख लो या आप नरेशन में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, सही रहेगा आपका। ठीक है ना, ओके। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अलॉटमेंट के बारे में मैंने कहा कि अलॉटमेंट की जो पहली एंट्री होगी वो ड्यू की होगी। ड्यू का मतलब अभी आपने पैसे रिसीव नहीं किए, तो आपने शेयर अलॉटमेंट किया तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसकी सेकंड एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट की होगी। इसकी जो सेकंड एंट्री होगी वो क्या होगी? फॉर शेयर अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट। जब अलॉटमेंट मनी रिसीव करते हो तो एंट्री वही बनेगी डियर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। क्या बनता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, चलिए। और डेट आपको पता है, यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट का जो मनी ड्यू की डेट होगी और यहाँ पे मनी रिसीप्ट की डेट होगी। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अब बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट कॉल। किसके बारे में बात करेंगे डियर? यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल में क्या होता है? फर्स्ट कॉल में सबसे पहले फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री। तो जब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री करेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्या होगा? टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद इसकी सेकेंड एंट्री क्या होती है? फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसिप्ट की। फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसिप्ट की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल मनी अकाउंट क्रेडिट, सॉरी टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अब आता है हमारे पास सेकेंड कॉल। क्या डियर? यहाँ पे सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल में क्या है? देखिए सेकेंड कॉल में क्या दे रखा है? फॉर सेकेंड कॉल मनी ड्यू की। मैंने कहा ना पहले ड्यू की एंट्री होगी बाद में रिसिप्ट की एंट्री होगी। तो हम यहाँ पे फॉर शेयर्स सेकेंड कॉल मनी ड्यू, तो शेयर सेकेंड कॉल मनी सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये डेट आपको पता है, डेट कौन सी होगी? यहाँ पे सेकेंड कॉल की डेट होगी, जो आप सेकेंड कॉल मनी ड्यू की डेट होगी। ठीक है ना, और यहाँ पे फॉर सेकेंड कॉल मनी रिसिप्ट की। ठीक है, फॉर सेकेंड कॉल मनी रिसिप्ट की एंट्री जब करने जा रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब एक लास्ट बच गया हमारे पास फाइनल कॉल। क्या बच गया डियर? फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल में पहले ड्यू की बाद में रिसिप्ट की। पहले ड्यू की एंट्री कैसे होगी? शेयर फाइनल कॉल मनी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे मनी रिसिप्ट की। तो फॉर फाइनल कॉल मनी रिसिप्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ डियर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये मेरा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कंपनी अकाउंट में मुझे बताना था। और इसके बाद हम बात करेंगे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे कुछ, अगली वीडियो में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।